हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मनी बिल पर हर साल क्वेश्चन आता है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, एंड मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं चलता हाउ डू यू एड्रेस सच क्वेश्चंस। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और हम लोग कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे व्हाट इज मनी बिल। हम ये समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे कि मनी बिल कैसे पास किया जाता है। वी विल ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक बिल पास हुआ था जिसको आधार बिल बोला जाता है, उसको सरकार ने मनी बिल के फॉर्म में क्यों प्रेजेंट किया था और इसका क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स तुमको मनी बिल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं वीडियो स्लो ही बनाता हूं, मुझे फास्ट बनाने में समझ में नहीं आता। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इस सिलेबस को इतनी जल्दी कंप्लीट करने का क्या मकसद होता है। राइट, कि आपको जल्दी से जल्दी टॉपिक खत्म कर दो, उसके पैसे मिलते तुमको, उसके मार्क्स मिलते तुमको, यूपीएससी तुमको इसलिए पास कर देगा कि तुमने जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कर दिया था, या फिर यूपीएससी तुमको इसलिए पास करेगा कि तुम्हें टॉपिक पूरी तरह से आता हो। मेरा मकसद यह है कि यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी बिल और द टॉपिक दैट आई टीच। तो एक पेपर निकाल लो, एक कागज निकाल लो, मेक श्योर दैट यू रीड एवरीथिंग, और यहीं पर सब कुछ समझ के जाएंगे। आज के बाद मनी बिल पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आर वी रेडी? इफ यू आर रेडी गिव मी अ थम्स अप। राइट, ये वैसे रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन फिर भी तुम इसको थम्स अप दे सकते हो। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। टॉपिक इज पावर ऑफ द पर्स, और ये पहला ही टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड पावर ऑफ द पर्स। चलो, तो द फर्स्ट वर्ड इज पावर ऑफ द पर्स। नाउ ये पावर ऑफ द पर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये पावर ऑफ द पर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। पावर ऑफ द पर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज मनी बिल जो बोला जाता है, द धन विधेयक जिसे बोलते हैं, वो केवल लोकसभा को ज्यादा अथॉरिटी मिली हुई है। ऐसा क्यों मिला हुआ है? इसलिए मिला हुआ है क्योंकि जो पैसा है वो किसका पैसा है जी? पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं है। पैसा जो है, मनी जो है, वो लोगों का पैसा है, वो तुम्हारा पैसा है, वो मेरा पैसा है, वो टैक्स पेयर्स मनी है। और वो है उस मनी बिल को, उस बिल को, उस विधेयक को जो इस पैसे से डील करता है, वो ताकत दी है डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस को। किसको मिली है? सब वो ताकत मिली है डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस को। सो इट इज द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। अब तुम लोग आंसर देना कि हमारे सिस्टम में डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस कौन कौन से होते हैं। जल्दी से आंसर दो, तुम्हारे पास 30 सेकंड है। डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस जो प्रत्यक्ष चुनाव से सदन बना के आता है, वो कौन कौन से चुनाव, वो कौन कौन सा सदन है? सर, एक है लोकसभा और एक है विधानसभा। दैट्स इट। यस, दैट्स इट। एक है लोकसभा, एक है विधानसभा। तो तुम्हें कभी क्वेश्चन आया कि विच इज द हाउस और विच आर द हाउसेस विच हैव द पावर ऑफ द पर्स, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इट हैज टू बी द लोकसभा एंड द विधानसभा। सो हमारे पास है पावर ऑफ द पर्स, और यही आज का टॉपिक है। पावर ऑफ द पर्स तुम्हारे पास लोकसभा और विधानसभा के सिवाय और किसी का आंसर नहीं देना। तो अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन आपके बारे में, अपने बारे में बताना मेरा फर्ज है। सो द टॉपिक हियर इज द मनी बिल, और मेरे बारे में आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अभी तक अन अकेडमी पर 430 मिलियन यानी कि 43 करोड़ से ज्यादा लाइव मिनट्स मुझे वॉच किया जा चुका है। आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन की हेडेक मेरी है। पढ़ना चाहते हो, आपका स्वागत है। ऑल्सो मेजर अनाउंसमेंट, यूज द कोड SEDLIVE। SEDLIVE कोड यूज करना एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पास बहुत ऑसम ऑफर्स है। आगाज एक नया बैच लॉन्च हो गया है जो कि बाइलिंगुअल बैच है। उसी तरह से एक और बैच है विच इज द इंग्लिश बैच, विच इज द नीव बैच जो 2028 के लिए, और हमने PT 730 आपके लिए बनाया हुआ है। मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SEDLIVE एंड जॉइन अस। तो ये मेरा कोड हमेशा ही साथ में रहेगा। चलो पढ़ाई पर स्टार्ट करते हैं। ओके, अनाउंसमेंट हो गई, काम की बातें। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। रियान, पे क्लोज अटेंशन, समझने की कोशिश करना। तो हमारे पास है मनी बिल। हमारे पास क्या है सर? हमारे पास है मनी बिल। नाउ मनी बिल की डेफिनेशन आती है कि मनी बिल वो बिल है
जो आर्टिकल 110, कौन सा? आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में समझाया गया है। याद रखना, केवल, ओनली, मैं क्या बोल रहा हूं? ओनली जो टॉपिक्स आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ है, केवल उसी को मनी बिल बोला जाता है। नथिंग एल्स, एंड आई मीन इट, नथिंग एल्स वुड बी इंक्लूडेड इन दिस। सो हमारे पास है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 110 में क्या क्या हुआ है, जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसे याद रखते जाना। पहले बोलो इंपोजिशन, क्या बोलोगे? कीवर्ड्स याद रखना स्टार्ट करो। यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द कीवर्ड्स। इंपोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, एंड ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस। यार क्या क्या वर्ड्स हो गए? ये सारे वर्ड्स तुमको मालूम होने जरूरी है अगर तुम्हें इस एग्जाम को पास करना है। तो हमने क्या बोला? एक बिल अगर डील करता है इंपोजिशन, अबॉलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस। चलो, अगर तुम लोग सीरियस हो तो तुम ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। तो पहला वर्ड हमने क्या बोला? हमने बोला हमारा बिल डील करना चाहिए इंपोजिशन, एबॉलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस। इतना याद रख लो, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें मालूम है हमारे पास जितना पैसा होता है यूनियन गवर्नमेंट के पास, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 266 में क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हमारी केंद्रीय सरकार के पास जितना पैसा होता है वो कहां पड़ा होता है? उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे जो राज्य सरकारों के पास पैसा होगा उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। तो अगर मेरे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ ऐड करना है, इसमें से कुछ रिमूव करना है, इसमें से कुछ एलोकेट करना है, जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट करना है, अगर मुझे इसमें से कोई गारंटी देनी है कि भैया मैं ना अभी कर्जा ले रहा हूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन जब मैं पैसा वापस दूंगा तो मैं पक्का कंसोलिडेटेड फंड से दूंगा। तो अगर मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अप्रोप्रिएट करना है, गारंटी करना है, तो वो सब कुछ विल बी प्रेजेंट इन द विच बिल? मनी बिल। कहां लिखा है? 110। कौन सा है आर्टिकल? 110। कीवर्ड क्या है? ओनली। फिर से बोलेंगे, सारा का सारा रिपीट करेंगे। सो क्या क्या है? इंपोजिशन, अबॉलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस। दूसरा, कुछ भी क्रेडिट, डेबिट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएट यानी कि अलॉट करना पैसा, गारंटी करना फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई बोरोइंग करना, कोई भी बोरोइंग जो कि अटैच कर दिया जाए टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कीवर्ड याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल्सो कस्टडी ऑफ, तुम्हें मालूम है हमारे पास जो इमरजेंसी के लिए पैसे होते हैं उसको बोला जाता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी इंग्लिश में कब बोला जाता है? कि ऐसे कोई हालात आ जाए कि भैया हमारे पास पैसे ना हो, तो राष्ट्रपति साहब के पास एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की भी पावर होती है। तो ये सारे बिल्स एक बार सब लोग मेरे सामने इस बोर्ड को देख लो। तो मैं एक बार हट जाता हूं, एक बार इसको अच्छे से देख लो। सो मनी बिल क्या है? मनी बिल वो है जो डील करता है आर्टिकल 110 से। कीवर्ड इज केवल 110 से। केवल वो मैटर्स जो कि 110 से डील करता है वो आते हैं मनी बिल में। तो ओनली कीवर्ड है इसका, इंपोजिशन, एबॉलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस। ऐड या निकालो या अप्रोप्रिएट करो या गारंटी करो या बोरोइंग करो या कस्टडी करो, कुछ भी करो ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी तरह से कस्टडी ऑफ कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर
सिर्फ इतना है, चिल्ला के बोलो, अगर सिर्फ इतना है, एक शब्द भी और नहीं लिखा हुआ उस विधेयक में, उस बिल में, केवल यही मामले है, केवल 110 के मामले है, तो ही उसको बोला जाता है मनी बिल। मेरी बात समझने की कोशिश करो। द की वर्ड हियर इज ओनली। एक शब्द भी और नहीं होना चाहिए, नथिंग एल्स। इट हैज टू डील विद दिस, और ये हो जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज मनी बिल। सो मनी बिल कहां डिफाइंड है? मनी बिल डिफाइंड है आर्टिकल 110 में। कीवर्ड सुनो, क्या है? ओहो, एक्सक्लूसिवली। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब ओनली। ओनली का मतलब केवल, केवल केवल केवल, केवल इससे डील करना चाहिए। फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैंने तुम्हें बता दिया, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर तुमने कोई बोरोइंग की है। सिर्फ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल वर्ड। तो मैंने तुम्हारे लिए एक थंब रूल बना दिया, अब इसके सामने ध्यान से देखना। तो बड़े ध्यान से देखना, एक एक कीवर्ड है। पहला वर्ड क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा है इंपोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन ऑफ एनी टैक्सेस। रेगुलेशन ऑफ क्या वर्ड यूज किया? बोरोइंग। कीवर्ड्स पहचानो, यूपीएससी क्रैक करना है तो कीवर्ड्स पहचानो। दूसरा क्या वर्ड यूज किया? गारंटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्ड क्या यूज किया? कस्टडी। अब ध्यान से सुनना, कस्टडी वर्ड यूज होगा तो कंसोलिडेटेड फंड भी याद रख लेना और कंटिंजेंसी फंड भी याद रख लेना। लेकिन अप्रोप्रिएशन वर्ड यूज होगा तो केवल कंसोलिडेटेड फंड यूज होना। बड़ा सिंपल मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, कस्टडी वर्ड यूज हुआ तो कंटिंजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड दोनों का 110 में आता है। लेकिन अप्रोप्रिएशन, अलॉट करना, पैसे अलॉट करना, वो अप्रोप्रिएशन फंड जो आएगा वो केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रयोग होगा। फिर डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी खर्चे को ये डिक्लेयर कर देना कि ये खर्चा मैं कंसोलिडेटेड फंड से निकालेंगे हम लोग, और ऐसा कोई भी मैटर जो इससे रिलेटेड होगा वो है 110। कीवर्ड सुनो, यही है पूरी दुनिया मनी बिल की, ये स्ट्रिक्ट है। इसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में और कोई बात नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में ओनली है। ये है कीवर्ड, अगर तुम्हें इस एग्जाम को समझना है। सो आर्टिकल 110 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद imposition, abolition, regulation, remission, alteration of taxes, regulation of any borrowing or guarantees by the government of India, custody of the consolidated fund as well as the contingency fund, but appropriation only out of the consolidated fund, declaring any expenditure, कोई भी खर्चा to be charged to the consolidated fund of India, और इससे related कोई भी और मैटर, लेकिन only ये मैटर होगा तो मनी बिल होगा। ये होगा तुम्हारी डेफिनेशन 110 की। अगर तुम्हें ये आ गया तो याद रखना तुम्हारा एक एमसीक्यू तो पक्का सॉल्व है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आगे का टॉपिक। सो पैसा किसका है? सर पैसा किसका है? मैं इसको लिख रहा हूं, पैसा किसका है? सर पैसा ना सरकार का नहीं है। सर पैसा सरकार का नहीं है ना, पैसा जो है वो हमारा है, पीपल का पैसा है, लोगों का पैसा है। हमने टैक्स पेयर है, हमने पैसे दिए हैं, हमने इनकम टैक्स दिया, हमने जीएसटी दिया, ये पैसा हमारा है। तो बाबा साहेब ने यानी कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने एंश्योर ये किया कि भाई पैसा तुम्हारा है ना, लोगों का पैसा है ना, तो केवल डायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट हुए हैं, चुनाव में आए हुए, केवल उन हाउसेस को इसमें ज्यादा पावर मिलेगी। और कौन कौन से ऐसे हाउसेस है? सर एक है लोकसभा और एक है विधानसभा। तो अगर यूनियन यानी कि केंद्र के लेवल पे होगा तो कौन किसके पास ज्यादा पावर होगी? सर लोकसभा के पास। और अगर स्टेट के लेवल पे होगा तो किसके पास पावर होगी? तो विधानसभा पे।
तो अगर तुम आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर है कॉन्स्टिट्यूशन तो खोल के देख लो, अगर 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो उसमें लिखा होगा नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नो ग्रांट, क्या बोला? नो ग्रांट, एक रुपया नहीं देंगे। नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा। लोकसभा के पास है, यानी कि मनी बिल में ज्यादा ताकत किसके पास होगी? धन विधेयक में ज्यादा ताकत किसके पास होगी? सर लोकसभा में। उसी तरह से यहां पर भी किसके पास ज्यादा ताकत होगी? सर विधानसभा में। इसीलिए हमेशा 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 मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होगा। शुरुआत कहां होगा? मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होगा इन द लोकसभा। मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। उसी तरह से अगर राज्यों में तुम करोगे तो मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा? इन द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो क्वेश्चन आएगा मनी बिल इज डिफाइंड अंडर लो। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया इज डिफाइंड अंडर ए चॉइस आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 111। सर ये तो बहुत ही करीबी मामला लग रहा है। आर्टिकल 112, डी आर्टिकल 114। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। मनी बिल कहां डिफाइंड है? 110 में, 111 में, 112 में, 114 में। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम इसका आंसर दे पाओगे। आंसर विल बी 110। और याद रखना द कीवर्ड इसमें है ओनली। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, इज इंट्रोड्यूस्ड इन। और यहां आएगा ए लोकसभा, यहां पर आएगा बी राज्यसभा, यहां पर आएगा सी आइदर ए और बी, और डी आएगा नाइदर ए नॉर बी। तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। कैसी बातें करो, हमें नहीं आता, तुम्हें आता है ये आंसर? तो आंसर ऑफ कोर्स हो जाएगा ओनली द लोकसभा। सो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। उसी तरह से राज्यों में, स्टेट्स में इट विल बी ओनली विधानसभा। 2 क्वेश्चंस, क्या 3 क्वेश्चंस यहां पर हो गए। बाकी तुम्हें 110 वाले सारे वर्ड्स याद रख लेना। इंपोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस, कस्टडी ऑफ बोथ, अप्रोप्रिएशन ऑफ वो जो मैंने तुम्हें पूरा पूरा पता है वो सारा का सारा रट लो। तुम्हारा ये 5-10 एमसीक्यूज यहां पर ही खत्म हो गए। लेकिन अब क्या हो गया? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने इतना तो बोल दिया कि मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा इन द लोकसभा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात रह गई। क्या रह गई? मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? राष्ट्रपति जी रेकमेंड करते हैं। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। प्रायर मतलब पहले, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, फिर लोकसभा उसे इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है? क्लासिकल एग्जांपल इज बजट। तो जो आप बजट पेश करते हो उसमें आपने देखा होगा कि पहले राष्ट्रपति जी को हमारे जो मैडम निर्मला सीतारमन यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं वो गई और उन्होंने राष्ट्रपति जी को उन्होंने दिखाया कि देखो जी ये हम बजट आज हम पेश कर रहे हैं। तो उसको ही माना जाता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द लोकसभा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या याद रखना? व्हाट इज मैंडेटरी? मैंडेटरी इज प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। तो याद रखना पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी, बाद में लोकसभा उसको इंट्रोड्यूस करेगा। कीवर्ड याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलाउड ही नहीं है, रूल ही नहीं है क्या कि राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कभी भी राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता।
ये कहां इंट्रोड्यूस होगा? ये हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। और राज्यों के लेवल पे ये हमेशा कहां इंट्रोड्यूस होगा? राज्यों के लेवल पे ये हमेशा इंट्रोड्यूस होगा इन द विधानसभा। कभी भी विधान परिषद में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये नहीं होगा। तो हमें क्या जरूरत है? नंबर 1, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आएगी, फिर लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस होगा। यहां तक हो गए हमारे कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 एमसीक्यूज। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो इनिशिएशन हो गया, ये भी हो गया। तो अब लोकसभा इसको पास करेगी। तो लोकसभा में इसको डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी। नाउ जैसे ही लोकसभा इसको पास करेगी, प्लीज समझो, जैसे ही लोकसभा इसको पास करेगी तो लोकसभा के स्पीकर आर्टिकल 110 के अंतर्गत, 110 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत इस बिल पर एक सर्टिफिकेट करेंगे। इस बिल पर एक सर्टिफिकेट मारेंगे, एक स्टैंप मारेंगे। क्या मारेंगे? बोलेंगे मैं ये बात बोलता हूं कि ये जो बिल है ये एक मनी बिल है। मेरी बात समझो, पहले लोकसभा ने पास किया, फिर लोकसभा के स्पीकर उसको एंडोर्स करते हैं, उसको सर्टिफाई करते हैं कि ये एक मनी बिल है। तो मनी बिल पर स्टैंप मारते ही का जो अथॉरिटी है वो केवल स्पीकर के पास है। इट कैन नॉट बी क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन आएगा, द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई। क्या मैंने बोला? यहां पर क्या होगा? अब स्पीकर यहां पर क्या सर्टिफाई करेंगे? स्पीकर अब इस लोकसभा के बिल को पास होने के बाद, तो लोकसभा ने इसको पास कर दिया, उसके बाद स्पीकर इसको सर्टिफाई करेंगे अंडर आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 कि ये सब एक मनी बिल है। और ये करने की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने और किसी को नहीं दिया हुआ है। ये सर्टिफाई करने की अथॉरिटी केवल और केवल स्पीकर की है। तो तुम्हें कभी क्वेश्चन आएगा, हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? चेयरमैन मत बोल देना, प्रेसिडेंट मत बोल देना। इसका आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या फिर स्टेट्स में भी जाओगे तो स्पीकर ऑफ द विधानसभा। अब इसका मतलब क्या है? क्या राज्यसभा का रोल ही नहीं है? है भाई, है, इतना मत घबराओ। तो अब यह बिल को भेजा जाएगा टू द राज्यसभा। तो राज्यसभा को क्या पता चला? राज्यसभा को बिल देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह एक मनी बिल है, यह एक धन विधेयक है। और राज्यसभा को यह पता चल जाएगा कि उनका रोल केवल औपचारिक है। इट इज अ फॉर्मल रोल। क्या मैंने पता चला सर? राज्यसभा को क्या पता चल जाएगा? उनका काम केवल औपचारिकता है। प्राइमरी अथॉरिटी इस काम को करने की सारी लोकसभा के पास है। अब तुम्हारे मन में आएगा, सर ये औपचारिकता क्या होती है? व्हाट इज फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी है 14। क्या याद रखना है? 14। राज्यसभा के पास केवल 14 दिन है। व्हाट इज इट? राज्यसभा ओनली हैज 14 डेज। ओनली 14 डेज में राज्यसभा के पास सब कुछ है। मतलब वो ये बात बोल सकते हैं कि चलो जी हमने इसको पास कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वी लव यू। ओके, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया, पास हो गया। कभी कभी राज्यसभा बोल सकता है नहीं नहीं, हमें पास नहीं करना, हमारे पास कुछ तो फरमाइशें हैं, सिफारिशें हैं, रेकमेंड चेंजेस। प्लीज याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, ये रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन लोकसभा पर बाइंडिंग नहीं है। तो ये लोकसभा पर बाइंडिंग नहीं है। लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन विच हैज बीन गिवन बाय द राज्यसभा। राज्यसभा किसी हाल में इसको ना रिजेक्ट कर सकता है, बिल को ना अमेंड कर सकता है, वो केवल रेकमेंड कर सकता है कि देखो जी हमें ऐसा लग रहा है, आप ऐसे ऐसे चेंजेस ले आओ। लेकिन लोकसभा इज नॉट बाउंड, बाध्य नहीं है लोकसभा। एनी विच वेज
किसी भी तरह से तुम इसको पास करना है पास करो, तुम चेंजेस रेकमेंड करने करो, वो हम माने ना माने, तुम रिजेक्ट और अमेंड तो ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक 14 डेज बाद इसको डीम्ड पास माना जाता है। डीम्ड मतलब इसे मान लिया जाता है कि ये पास हो गया है। सो दैट्स इट। राज्यसभा का काम केवल फॉर्मेलिटी है, केवल एक औपचारिकता है। जैसे कभी कभी तुम्हें घर में पूछ लिया जाता है ना कि बेटा क्या खाओगे, तो तुम्हें बड़ा दिल करता है आज मम्मी ने पूछ लिया क्या खाना है, तो तुम बोलते हो मम्मी आज ना कढ़ाई पनीर बना देना। लेकिन शाम को तुम्हारे टेबल पे सामने पड़ा होती है भिंडी, तो तुम मम्मी से ये नहीं बोल सकते कि मम्मी आपने तो मुझसे मेरी रिकमेंडेशन मांगी थी। तो मम्मी बोलेगी बेटा रिकमेंडेशन मांगना मेरा काम था, लेकिन और तुमने रिकमेंडेशन दे भी दी, लेकिन मैं बाध्य नहीं हूं, आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट योर रिकमेंडेशन। उसी तरह से तुम्हारी ये रिकमेंडेशन तुम्हें दे जरूर दी जाती है, तुम दे दो राज्यसभा, लेकिन वी आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दोस रिकमेंडेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द 14 डेज पार्ट। तो अभी तक क्या क्या हो गया? अभी तक हमारे पास हो गया प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया? फिर हमने इसको भेज दिया लोकसभा में, लोकसभा ने इसके ऊपर बहस की, डिबेट किया, डिस्कशन किया और वोटिंग की, और वोटिंग करके इसको हमने पास कर दिया। फिर पास करते ही स्पीकर साहब, जो लोकसभा के स्पीकर है, वो इसको सर्टिफाई करेंगे और सर्टिफाई करके बोल देंगे कि जी ये एक मनी बिल है। इसको जैसे सर्टिफिकेट मिलता है इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा के पास 14 डेज है, या तो वो इसको पास करेगा या फिर उसमें वो रेकमेंड करेगा चेंजेस को कि या कुछ तो चेंजेस रेकमेंड करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन याद रखना वो बाइंडिंग नहीं है। याद रखना राज्यसभा किसी हाल में इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता और भी किसी तरह के अमेंडमेंट नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंगली लास्ट स्टेप इज फिर से प्रेसिडेंट, क्योंकि किसी भी हाल में प्रेसिडेंट का असेंट आना जरूरी है। सो प्रायर रिकमेंडेशन भी प्रेसिडेंट का है और आखिर में भी प्रेसिडेंट के पास ही जाना है। तो इन मोस्ट केसेस दिमाग से अगर सोचा जाए तो जब राष्ट्रपति साहब ने या साहिबा ने खुद ही उसको रेकमेंड किया है, तो मोर और लेस तो मनी बिल एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है कि फिर तो वीटो वीटो कुछ आना ही नहीं है, प्रेसिडेंट साहब उसको असेंट कर ही देते। सो द कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि प्रेसिडेंट साहब या तो उसको असेंट दे देंगे, ये आर्टिकल 11 की बात है। तो आर्टिकल 11 में 2 वर्ड्स लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? या तो वो असेंट यानी कि अपनी सहमति दे देते बिल को, या फिर उसको विदहोल्ड कर देते। याद रखना इसको रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट साहब नहीं भेज सकते। सो आर्टिकल 111 की एक ही लिमिटेशन है, इसको कॉमन भाषा में वीटो बोला जाता है, लेकिन वो वीटो वीटो नहीं लिखा हुआ वहां पर। आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट या तो असेंट दे सकते हैं या प्रेसिडेंट असेंट नहीं दे सकते। याद रखना प्रेसिडेंट साहब इसको रिटर्न नहीं कर सकते फॉर रिकंसिडरेशन। टिपिकली ये फॉर्मेलिटी है, बिकॉज समझने की कोशिश करो, प्रेसिडेंट साहब ने खुद रेकमेंड किया है इस बिल को, सो इट इज काइंड ऑफ अनलाइकली कि वो उसको वीटो करके, या जिसको वीटो आम भाषा में बोला जाता है, वो करेंगे। तो तुम नोटिस करो, अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो इसमें चाहे मैं यहां से देखूं चाहे मैं वहां से देखूं, इट इज ऑलवेज लोकसभा जिसके पास पावर है। इसीलिए इसको प्यार से बोला जाता है पावर ऑफ द पर्स। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पावर ऑफ द पर्स। देखो यहां भी लोकसभा की ताकत है, राज्यसभा केवल एक फॉर्मल रोल है, प्रेसिडेंट साहब वीटो नहीं यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरीली पावर किसकी है? प्राइमरीली पावर लोकसभा की है। उसी तरह से राज्यों में भी प्राइमरीली पावर किसके पास होगी? प्राइमरीली पावर विधानसभा के पास होगी। तो देखा जाए तो सारी की सारी पावर किसकी है? सर लोकसभा की है। लोकसभा चाहे तो इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, लोकसभा चाहे तो इस बिल को पास कर सकता है, सारा खेल लोकसभा के पास है।
तो याद रखना मनी बिल के अंदर ज्यादा पावर हमेशा लोकसभा की होती है, उसी तरह से स्टेट्स में भी विधानसभा में होती है। इसी को बोला जाता है पावर ऑफ द पर्स। सो यहीं पर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ता है और इसी तरह से तुम्हें पॉलिटी समझ में आएगी। सो लोकसभा की सुप्रीमेसी है इन केस ऑफ मनी बिल। राज्यसभा का रोल इज एक्सेप्टेड एज मियरली फॉर्मेलिटी, ये केवल एक फॉर्मेलिटी। तुम मानोगे नहीं, लेकिन यूपीएससी के अभी नहीं मानोगे, एग्जाम के बाद तुम्हें अचानक याद आ जाएगा, मेरी याद आएगी, फिर थैंक यू का कार्ड भेजना कि तुम्हारे करीब करीब 15 एमसीक्यूज यहां पर सॉल्व हो चुके हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मान के चलो कि ये मनी बिल की डिस्कशन हो ही नहीं रही, ये एक ऑर्डिनरी बिल की डिस्कशन हो रही है, एक साधारण विधेयक की जरूरत हो रही है। तो स्टैंडर्ड रास्ता क्या होता है? स्टैंडर्ड रास्ता ये होती है कि मान के चलो लोकसभा ने भी स्टार्ट कर दिया, मान के चलो, तो भी राज्यसभा का उतना ही बड़ा रोल है जितना लोकसभा का रोल है। राज्यसभा रोक सकता है। लोकसभा ने एक साधारण बिल पास किया तो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, फिर लोकसभा उसको बोला कि देखो जी हमने पास कर दिया, अब राज्यसभा के पास किया। राज्यसभा के पास भी उतनी ही ताकत है, राज्यसभा उस बिल को रोक सकता है, डेडलॉक कर सकता है, और जब तक राज्यसभा एग्रीमेंट में ना आए तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन तो ये रास्ता है, तो लोकसभा भाई तू है ना ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकता, राज्यसभा का चेक पॉइंट क्रॉस करना जरूरी है। लेकिन तुम नोटिस करो कि व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, तो लोकसभा का बिल इस चेक पॉइंट को बाईपास कर जाता है। राज्यसभा का काम फॉर्मल है, उसका कुछ नाम और निशान नहीं, पता ही नहीं कहां से निकल गया, तो राज्यसभा को आप बाईपास कर सकते हो। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि सपोज मेरी सरकार है और मेरी सरकार को लोकसभा में प्रॉपर बहुमत है, मेजॉरिटी है, तभी तो मेरी सरकार बनी। लेकिन राज्यसभा में कुछ तो प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा नंबर्स है नहीं मेरे पास, समझो ना। राज्यसभा जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट के विधानसभा के मेंबर्स भेजते हैं। मान के चलो मेरी केंद्र में तो सरकार बन गई, लेकिन सारे राज्यों में मेरी सरकार नहीं है, तो हमारे पास राज्यसभा में थोड़ा हालत गंभीर है, इतने नंबर्स नहीं है। तो मैं अगर साधारण विधेयक पास करता हूं तो साधारण विधेयक को पास करने के लिए मुझे लोकसभा का भी ध्यान रखना पड़ेगा और राज्यसभा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्पीकर साहब को बोलूं या स्पीकर साहब मेरे बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर दे, तो सिर्फ लोकसभा के बहुमत से मेरा काम चल जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स, बिना राज्यसभा की स्क्रूटिनी के लिए मैं बाईपास कर जाऊंगा और मैं बिना राज्यसभा के उस बिल को पास कर दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये मनी बिल एक जगह पर तो मैं तुम्हें पॉलिटी समझा चुका हूं, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ये जो मनी बिल है इसमें एक मेजर गेम समझ में आ जाएगी। क्या गेम समझ में आ जाएगी? वो गेम ये समझ में आ जाएगी कि कभी कभी लोकसभा यानी कि सरकार चाहेगी कि बिल केवल लोकसभा में ही रहे, लोकसभा ही उस बिल को पास करे और किसी की बात ही ना हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये आधार एक्ट में, जिसे आधार बिल 2016 में पास किया गया था, उसमें यही धमाका हो गया। क्योंकि हमारे डेफिनेशन के अनुसार मनी बिल तब होता है जब आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है। आधार बिल को ऐसे पेश किया गया कि ये एक मनी बिल है, ये एक धन विधेयक है, तो बड़ा धमाका हो गया। ऑपोजिशन चिल्लाने लगा कि भैया आधार बिल को क्यों? आधार बिल तो बायोमेट्रिक्स है, आधार बिल तो जनधन योजना से एसोसिएटेड था, आधार बिल तो आधार कार्ड बनाने से था। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था? स्पीकर की अथॉरिटी को फाइनल अथॉरिटी माना जाता है। तो स्पीकर की अथॉरिटी को फाइनल अथॉरिटी माना जाता है। स्पीकर ने सर्टिफाई कर दिया तो जी कर दिया। ऑल्दो आधार बिल को जब लोकसभा में पेश किया गया एज अ मनी बिल, तो धमाका होने के बाद उस टाइम पर कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन जयराम रमेश ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था। However, the Supreme Court held कि we cannot interfere in such matters because the Constitution खुद ये बात बोलता है
that the final authority to certify whether a particular bill is a money bill or not lies with the speaker and only the speaker. तो आधार बिल को उसको अपहोल्ड किया गया, लेकिन सवाल जरूर ये उठा दिया गया कि क्यों इसको मनी बिल की तरह पेश किया गया। ऑब्वियस आंसर ये है कि द कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि एक डेटा प्राइवेसी के लॉ को मनी बिल की तरह पेश किया गया। समझने वाली बात है कि 2016 में राज्यसभा में हमारी सरकार यानी कि उस टाइम की लोकसभा की सरकार जो थी, लोकसभा में जिसके पास बहुमत था मोदी जी के पास, उस टाइम पर राज्यसभा में नहीं था। तो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि आधार बिल पास होगा या नहीं पास होगा, एंड दैट इज व्हाई इट वाज प्रेजेंटेड एज अ मनी बिल, ताकि राज्यसभा को बाईपास करके आगे निकाल लिया जाए। बट ये अपने आप में एक सवालिया निशान है कि शुड वी नॉट अलाउ सच थिंग, बिकॉज प्लीज याद रखना हमारे पास 2 सदन है और 2 सदन यानी कि बाई कैमरल सिस्टम होना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। तो उसको आप ऐसे ही बाईपास नहीं कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटी को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। नाउ इसी कॉन्टेक्स्ट में एक लाइन और याद रख लेना, जिस तरह से मनी बिल आर्टिकल 110 है लेकिन वो ओनली है, मतलब उसमें कोई और बात नहीं की जाती, केवल टैक्स की बात की जाती है, केवल कर्जे की बात की जाती है, केवल कंसोलिडेटेड फंड की बात की जाती है। लेकिन अगर कुछ और है, मैंने क्या बोला, 110 में केवल ये चीजें हैं, लेकिन अगर पैसे को छोड़कर और भी कोई बात है, एनीथिंग एल्स, तो उसको बोला जाता है फाइनेंशियल बिल। तो उसमें फाइनेंस मनी के साथ साथ कुछ जनरल लेजिस्लेशन भी होता है, तब उसको बोला जाता है आर्टिकल 117 का द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो आप याद रखना, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, क्योंकि फाइनेंशियल बिल में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। मैं क्या बोला, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, बिकॉज मनी बिल्स में ओनली मनी है और फाइनेंशियल बिल में ओनली मनी के साथ साथ कुछ और भी है। सो मनी बिल वर्सेस फाइनेंशियल बिल, यहां पे क्या याद रखना, 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहां पे याद रख लेना, मनी बिल किस में आ रहा है, मनी बिल आ रहा है आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल किस में आ रहा है, 117। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल मैटर। एक्सक्लूसिव मतलब ओनली पैसे की बात है और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा 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 पैसा, राइट। यहां पे लिखा है पैसे के साथ साथ कुछ और भी मैटर्स होने चाहिए। याद रखना, ये इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली है, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस है। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लेना। फाइनेंशियल बिल फिर 2 टाइप्स के होते हैं। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो होता है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और कैटेगरी 2 यानी कि फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है वो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल अप्रोप्रिएशन बिल, जो इसको तुम बजट बोलते हो। तो बजट के टाइम पर क्या होता है, उस बिल को बोला जाता है अप्रोप्रिएशन बिल। वैसे बैंकिंग रेगुलेशन बिल जो निकला था वो फाइनेंशियल बिल है। सो इस दोनों को समझ लेना, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। अब एक मैं तुम्हें टॉपर मटेरियल बताता हूं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें फाइनेंस बिल पूछा जाए तो फाइनेंस बिल जो है वो एक टाइप का मनी बिल ही होता है। आमतौर पे बजट के एंड पर आमतौर पे टैक्स प्रपोजल्स जो निकलते हैं कि सरकार कितना टैक्स लगाएगी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो फाइनेंस बिल में निकलता है। जो फाइनेंस बिल है वो एक टाइप का मनी बिल है, उसको फाइनेंशियल बिल से नहीं मिक्स करना है। तो जो फाइनेंस बिल है उसमें सब कुछ तुमने लिखना है जो अभी अभी मैंने बताया, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा में इंट्रोड्यूस, 14 दिन मिलेंगे राज्यसभा को, राज्यसभा का रोल केवल फॉर्मेलिटी है,
वो सब फाइनेंस बिल के लिए भी एब्सोल्युटली रेडी है। आज से 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, एक बार चेक कर लेना। सो मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, डोंट मिक्स इट अप विद फाइनेंशियल बिल। सो एक बार क्विकली इसको समराइज कर लेंगे। आर्टिकल 110 के बारे में पढ़ लेना, याद रखना ये ओनली है, स्ट्रिक्ट है, राइट। Imposition, abolition, regulation, remission, alteration of taxes, custody of the consolidated fund and the contingency fund of India, appropriation of money from the consolidated fund of India, any borrowing or any expenditure which is charged to the consolidated fund of India only, और कुछ नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के पास पावर ऑफ द पर्स है, राज्यसभा का काम केवल रिकमेंडरी है, केवल फॉर्मेलिटी है, 14 डेज। फाइनल अथॉरिटी कौन है? फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी जो सर्टिफाई देंगे, और दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट विद दिस पार्ट। इस तरह से पढ़ते हैं टॉपिक को और इस तरह से समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। ये सब्जेक्ट बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दैट लॉजिक। इस तरह से पढ़ाई करेंगे। आज तुम्हें मनी बिल और फाइनेंशियल बिल और फाइनेंस बिल समझ में आ गया है। कोई भी डाउट आएगा, कम टू माई स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती है, मैं तुमको डिटेल में इसको समझा दूंगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इफ यू हैव एंजॉयड दिस, मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन अ कमेंट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस इन द वर्ड्स ऑफ एन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट। Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.